गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। प्रीवियस न्यूट्रिशन की क्लास में हम यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अब तक हमने डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो फर्स्ट फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो है एनर्जी प्रोवाइड करवाना बॉडी को। द चीफ फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज़ टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। मीन्स जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें कितनी एनर्जी देगा वो? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। और फाइबर्स जो होते हैं वो भी एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स है, बट फाइबर्स एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है डाइटरी फाइबर्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन। फाइबर्स आल्सो हेल्प इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल बाय बाइंडिंग बाइल एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करते हैं हमारी बॉडी को। और क्या करते हैं? जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको लो करने का काम करते हैं। बिकॉज बाइल एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल के साथ में डाइटरी फाइबर्स जो है वो क्या करेंगे? ऐड हो जाएंगे, बाइंड कर लेंगे, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट का नेक्स्ट फंक्शन है कि ये मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाने में हेल्प करता है। जैसे कोई भी सेल मेम्ब्रेन है उसकी भित्ति जो है वो ग्लाइकोलिपिड से मिलके बनी होती है, तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन है डीएनए एंड आरएनए की कंपोजिशन में भी कार्बोहाइड्रेट मेन रोल अदा करता है। डीएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट रहती है? डीएनए एंड आरएनए में दोनों में पेंटोज शुगर प्रेजेंट रहती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड आरएनए में राइबोज शुगर प्रेजेंट रहती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स होता है। नेक्स्ट फंक्शन है ये न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स बनाने में हेल्प करता है। न्यूक्लियोसाइड्स जो है उसमें भी शुगर प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट फंक्शन है कि ये वेरियस टाइप्स की जो अमाइनो एसिड है उसके कार्बन स्केलेटन बनाने में हेल्प करता है। और नेक्स्ट फंक्शन की अगर बात करें तो इंट्रासेलुलर मैसेंजर सिस्टम में हेल्प करता है। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम विच ग्लूकोज कैन बी मोबिलाइज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। स्टार्च जो है प्लांट में स्टोर्ड फॉर्म में रहता है एंड ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में रहता है। जब इनकी रिक्वायरमेंट रहती है तब ये स्टार्च एंड ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज होकर एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है प्रोटीन सेविंग एक्शन। इफ कार्बोहाइड्रेट्स इज present in adequate amount in a daily diet, the body does not utilize protein for energy purpose। जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट है तो हमारी बॉडी फर्स्टली कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी के लिए कंज्यूम करेगी, ना कि प्रोटीन को। तो प्रोटीन क्या रहेगी? सेफ रहेगी, सेव रहेगी। और फर्स्टली कार्बोहाइड्रेट क्या होगा? मेटाबोलाइज्ड होगा। नेक्स्ट फंक्शन है ग्लूकोज इज द ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय द CNS। व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल्स द ब्रेन डज नॉट रिसीव एनर्जी एंड कन्वर्जन्स अकर। मीन्स क्या होगा? अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम है तो CNS में ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है वो नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा? बॉडी में कन्वर्जन्स अकर होंगे, क्योंकि जो CNS है वो ग्लूकोज को ही एनर्जी के रूप में यूटिलाइज्ड करता है। नेक्स्ट फंक्शन है द शुगर लैक्टोज हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। जो लैक्टोज शुगर होती है वो मिनरल्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाती है। नेक्स्ट फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का डिटॉक्सीफाइंग एजेंट। डिटॉक्सीफाइंग एजेंट कैसे? कि जब हमारी बॉडी में हीमोलाइसिस की कंडीशन एराइज होती है तब क्या होगा? RBC ब्रेकडाउन होगा। RBC से बनेगा हीम से बनेगा पोरफायरिन पिगमेंट एंड आयरन। वो पोरफायरिन पिगमेंट किस में कन्वर्ट होगा? बिलीवर्डिन में। बिलीवर्डिन से बनेगा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन।
अब जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन स्प्लीन के अंदर टूट रहा है, वो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कहाँ जाएगा? लीवर के अंदर कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में चेंज होने के लिए। और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में चेंज करने के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोरोनिक एसिड चाहिए। और ग्लूकोरोनिक एसिड किससे बनता है? ग्लूकोज से बनता है। तो ये शुगर जो है, ये शुगर क्या कर रहा है? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में चेंज कर रहा है। और कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन क्या होता है? सोल्यूबल नेचर का होता है, सोल्यूबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है, जो इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरोबिलिनोजन एंड स्टर्कोबिलिनोजन फॉर्म के अंदर। यूरोबिलिनोजन किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू, एंड स्टर्कोबिलिनोजन स्टूल के थ्रू पास आउट हो जाता है। तो ये डिटॉक्सीफाइंग एजेंट के रूप में भी काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन है, दे आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। कार्बोहाइड्रेट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू कीटोसिस। In absence of carbohydrates, body start to uses fat and glycogen as energy source. Ketones are partially broken down fat in blood. अगर कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट अमाउंट में है तो फैट का मेटाबॉलिज्म होगा और ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म होगा। तो फैट के मेटाबॉलिज्म से कीटोन्स बॉडी बनेगी, जो बॉडी के लिए क्या होती है? डिटॉक्सीफाइंग एजेंट, मतलब टॉक्सीफाई होती है। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो उसको डिटॉक्सीफाई कर देगा। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सोर्सेज की मैं अगर बात करूं तो इम्पोर्टेंट सोर्सेज आर गिवन इन द फॉलोइंग। शुगर कैन मीन्स गन्ना, जगेरी, सागो मीन्स साबूदाना, एरोरूट फ्लोर, हनी, ड्राइड फ्रूट्स, सीरियल्स, पल्सेज, ठीक है, रूट्स, नट्स। तो ये सब क्या है? डाइटरी कंपोनेंट है किसके? कार्बोहाइड्रेट्स के, जो डेली डाइट्स में होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। डेली रिक्वायरमेंट की मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट इट शुड बी 100 ग्राम डेली। हमारी बॉडी को 100 ग्राम डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट नीड होती है कार्बोहाइड्रेट की। और मैक्सिमम कितना? 70% ऑफ टोटल कैलोरीज पर डे। जितनी कैलोरी अपन ले रहे हैं पर डे, उसका 70% क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। मेजोरिटी ऑफ पीपुल इन डेवलपिंग कंट्रीज टेक इट एज हाई एज 60 to 70%, while 40 to 50% in Europe and 30 to 40% in USA. The carbohydrates calorie should be at least 40% in well balanced diet. अब बात करते हैं, ये तो था डेली रिक्वायरमेंट। अब बात करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। डाइजेशन कैसे होगा? कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या करेंगे? बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, वो इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे इंटेस्टाइनल वाल के थ्रू। तो वो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, तो पहले फर्स्ट उनका क्या होगा? डाइजेशन होगा। और डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है माउथ से। तो क्या होगा? जो हमारी माउथ है, उस माउथ के अंदर सेलाइवा प्रेजेंट है, सेलाइवा में टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट रहता है। वो टाइलिन एंजाइम क्या करेगा? स्टार्च को माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये टाइलिन एंजाइम जो है स्टार्च को माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट कर देगा। अब ये माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन कहाँ जाएंगे? गैस्ट्रिक जूस के अंदर। और कुछ अमाउंट में स्टार्च भी गैस्ट्रिक जूस में चला जाता है। फिर स्टोमक के अंदर वो गैस्ट्रिक जूस उस कार्बोहाइड्रेट के साथ में मिक्स हो जाता है। लास्टली इट्स डाइजेशन इज accomplished in small intestine by pancreatic lipase enzyme and intestinal amylase enzyme, sucrase enzyme, lactase enzyme, maltase enzyme and isomaltase enzyme present in the intestinal juice। जो हम खाना कंज्यूम कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट पहले माउथ में जाएगा, माउथ से कहाँ जाएगा? स्टोमक में, और स्टोमक के थ्रू वो इंटेस्टाइन में जाएगा। और इंटेस्टाइन में वेरियस टाइप के इंटेस्टाइनल जूस प्रेजेंट रहते हैं। वो क्या करेंगे? उस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करें स्टार्च की, तो स्टार्च डाइजेस्ट होगा पेनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज में। माल्टोज फिर फर्दर डाइजेस्ट होगा माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, किसमें कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज के अंदर। आइसोमाल्टोज जो है वो आइसोमाल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होगा?
ग्लूकोज में। सुक्रोज जो है वो सुक्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और लैक्टोज जो है वो लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो मोनोसेक्राइड्स यूनिट बनी ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, वो इजीली एब्जॉर्ब्ड हो जाएंगे इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू, और कहाँ पहुँच जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। अब कुछ अमाउंट में ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचने के बाद में इनका क्या होगा, फिर सेल्स ही उसको यूटिलाइज करेगी। तो हमने डाइजेशन की बात कर ली, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका एब्जॉर्प्शन। अब ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज जो प्रोडक्ट बने डाइजेशन के थ्रू, उनका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। और एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करके कहाँ डाल देगी, उसको ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। फिर भी कुछ अमाउंट में नॉन डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, लाइक सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेंटोसेंस, गैलेक्टेंस, ये कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में जाके एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे फीकल मटेरियल के थ्रू। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज आर एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन and pass to the liver through portal circulation. In the liver, a part of glucose and the entire galactose and fructose are converted into the glycogen. अब ये जो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज जो है इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होकर पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कुछ अमाउंट में तो लीवर में चला जाएगा, और लीवर में जाने के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर्ड फॉर्म में। कुछ अमाउंट में ये मसल्स में चला जाएगा, वहाँ जाके भी ग्लाइकोजन में चेंज होकर स्टोर्ड हो जाएगा, और फिर बाकी कुछ बचा वो एनर्जी के रूप में काम आएगा, जो सेल्स को रिक्वायरमेंट है। वहाँ पे क्या करेगा, ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज कहाँ जाएगा, सेल्स के अंदर, बॉडी की हर सेल्स के अंदर जाके क्या देगा, एनर्जी कंप्लीट ऑक्सीडेशन के थ्रू। ए पार्ट ऑफ ग्लूकोज पासेज इनटू द जनरल सर्कुलेशन टू द वेरियस टिश्यू फॉर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड यूज्ड एज एनर्जी। फिर वहाँ पे उसका मेटाबॉलिज्म होगा, क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ए स्मॉल पार्ट ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द लीवर एंड मसल्स। कुछ अमाउंट में ग्लूकोज स्टोर्ड हो जाए लीवर में ग्लाइकोजन फॉर्म के अंदर, एंड कुछ अमाउंट में मसल्स के अंदर स्टोर्ड हो जाएगा ग्लाइकोजन फॉर्म के अंदर, और कुछ अमाउंट में ये फैट में कन्वर्ट होकर एडिपोज टिश्यू के अंदर जाके जमा हो जाएगा। अब ये जो सेल्स के अंदर ग्लूकोज जा रहा है, इसका मेटाबॉलिज्म भी दो प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट होगा। फर्स्ट इज ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड इज टीसीएस साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड के अंदर। नेक्स्ट पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन के थ्रू किस में कन्वर्ट होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, और एसिटाइल कोएंजाइम ए का क्रेब्स साइकिल के थ्रू कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, और CO2 एंड H2O वाटर जिसे हम बोलते हैं, और ATP बनेगा, और ATP एनर्जी के रूप में सेल्स काम में ले लेगी, और CO2 एंड वाटर वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे बॉडी के थ्रू। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल, कि जब ब्लड का शुगर का लेवल है वो कम हो जा रहा है तो कौन सी कंडीशन एराइज होगी, ज़्यादा हो रहा है तो कौन सी कंडीशन एराइज होगी, और कम ज़्यादा को रेगुलेट करने के लिए कौन से हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। द फास्टिंग लेवल ऑफ ब्लड शुगर इन नॉर्मल पर्सन इज़ 80 to 100 mg पर 100 ml ब्लड। मतलब हमारे 100 ml ब्लड के अंदर 80 से 100 mg क्या होता है, ब्लड शुगर होता है। ये नॉर्मल कंडीशन है। आफ्टर कंज्यूमिंग ए मील दिस ग्लूकोज लेवल स्टेडली राइजेज एंड में रीच टू 130 to 150 mg%। मीन्स जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में जो नॉर्मल लेवल था कितना था, 80 से 100 mg पर 100 ml, वो बढ़कर कितना हो जाएगा, 130 to 150 mg पर 100 ml हो जाएगा। तो ये भी एक नॉर्मल कंडीशन है। क्यों, क्योंकि खाना खाने के बाद में ग्लूकोज का लेवल ऑब्वियसली बढ़ेगा। इफ़ द लेवल एक्सीड 180 mg पर 100 लेवल, तो अगर लेवल इसका बढ़ जाएगा शुगर का कि 180 mg पर 100 ml हो गया, तो इस कंडीशन को ग्लाइकोसूरिया
बोलते हैं। ग्लाइकोसूरिया मतलब यूरिन के अंदर भी ग्लूकोज का लेवल प्रेजेंट है। ये मेनली कंडीशन जो है कौन सी बीमारी में अक्कर होती है, डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर। मैं बात करूं कि नॉर्मल लेवल कितना था, 80 to 100 mg पर 100 लेवल ब्लड शुगर लेवल था। अगर इसका लेवल 140 से ज़्यादा हो गया तो इस कंडीशन को हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं, और अगर 70 mg पर 100 ml से कम हो गया तो इस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। तो लेवल बढ़ रहा है और लेवल घट रहा है, तो इसको लेवल को मेंटेन करने के लिए दो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो रेगुलेशन की बात करें तो द हार्मोन इंसुलिन सिक्रेटेड बाय द सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस इन द पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज की आइसोलेट सेल्स होती है वो दो हार्मोन सिक्रेट करती है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। वो कौन कौन से हार्मोन है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। तो पेनक्रियाज में दो सेल्स प्रेजेंट रहती है, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स जो है ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रेशंस करती है, और ग्लूकागोन का मेन फंक्शन है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मीन्स क्या करेगा, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस किसका फंक्शन है, ग्लूकागोन का, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। तो ग्लूकोज का लेवल हमें कब बढ़ाना है, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम है। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम रहेगा तब ये अल्फा सेल काम करेगी और ग्लूकागोन सिक्रेट करेगा और ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस अक्कर होगी। नेक्स्ट है बीटा सेल्स। बीटा सेल्स क्या करेगी, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई है और हमें कम करना है तो इंसुलिन सिक्रेट होगा बीटा सेल से, और इंसुलिन क्या करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाएगा। जो एक्सेस अमाउंट में ब्लड में ग्लूकोज पड़ा है उसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर। तो ये फंक्शन है इंसुलिन का। तो बीटा सेल से सिक्रेट हो रहा है इंसुलिन और अल्फा सेल से सिक्रेट हो रहा है ग्लूकागोन। तो इंसुलिन एंड ग्लूकागोन दोनों एंटागोनिस्ट हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम डाइटरी फाइबर्स की। डाइटरी फाइबर्स रेफर टू द टोटल अमाउंट ऑफ नेचुरली अकरिंग मटेरियल इन प्लांट फूड्स विच इज़ नॉट डाइजेस्टेड। ये डाइटरी फाइबर डाइजेस्ट इजीली नहीं हो पाते हैं, और इनको दूसरे नाम से हम रफेज भी बोल सकते हैं और फाइबर्स भी बोल सकते हैं। ये हमें एनर्जी तो नहीं देते हैं बट मेनी इम्पोर्टेंट फंक्शंस प्रोवाइड करवाते हैं हमारी बॉडी को, जो डिजीज़ को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। सो फाइबर इज़ नॉट ए ट्रू न्यूट्रिएंट बट इट इज़ न्यूट्रिशनली इम्पोर्टेंट। तो ये ट्रू न्यूट्रिएंट नहीं है बट न्यूट्रिशनली इम्पोर्टेंट होता है। फाइबर्स आर मेड अप ऑफ मेनी ग्लूकोज यूनिट्स एंड क्लासिफाइड एज फॉलोज। बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट्स से मिलके बना होता है डाइटरी फाइबर्स। दो प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, इनसोल्यूबल फाइबर्स और सोल्यूबल फाइबर्स। इनसोल्यूबल का एग्जाम्पल है सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड लिग्निन। सोल्यूबल फाइबर्स का एग्जाम्पल है पेक्टिन्स, गम्स एंड सीवीड्स। नेक्स्ट है रोल ऑफ डाइटरी फाइबर्स इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए डाइटरी फाइबर्स का क्या रोल होता है। तो फर्स्ट रोल है फाइबर्स एब्जॉर्ब एंड होल्ड वाटर देयर बाय इंक्रीजिंग फीकल बल्क। मतलब जो फीकल मटेरियल है उसका अमाउंट बढ़ाने के लिए ये फाइबर्स क्या करते हैं, वाटर को होल्ड करके रखते हैं, तो वो कैसा रहेगा, स्टूल सॉफ्ट रहेगा। नेक्स्ट फंक्शन है दिस एक्ट एज ए लैक्सेटिव एंड रिड्यूसेस इंट्राल्यूमिनल प्रेशर इन द कोलोन प्रिवेंटिंग डाइवर्टिकुलोसिस। डाइवर्टिकुलोसिस मतलब इंटेस्टाइन के अंदर बल्जिंग हो जाता है, उस बल्जिंग को रोकने के लिए ये फाइबर्स हेल्प करते हैं, बल्जिंग नहीं होने देते हैं और स्टूल को सॉफ्ट करने में काम करते हैं, मतलब लैक्सेटिव की भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है इनसोल्यूबल फाइबर प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन बाय स्टिमुलेटिंग पेरिस्टालसिस। जो इनसोल्यूबल फाइबर होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करते हैं, किससे करेंगे कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को स्टिमुलेट करके, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ेंगे तो इजीली फीकल मटेरियल पास हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन अराइज नहीं होगी। नेक्स्ट फंक्शन है इट इंक्रीजेज वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर्मिंग ए लार्जर सॉफ्टर स्टूल दैट रैपिडली
पासेज थ्रू कोलोन। ये क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और स्टूल को लार्ज बनाएंगे और सॉफ्ट बनाएंगे, जो रैपिडली पास हो सकता है इस कोलोन के थ्रू। नेक्स्ट फंक्शन है फाइबर रिड्यूसेस द ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल। जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, जो फैटी कंटेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, उनको रिड्यूस करने का काम करते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल रिड्यूस रहेगा तो कोरोनरी हार्ट डिजीज से प्रिवेंट होएगा। नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट फंक्शन है फाइबर हेल्प्स टू रिड्यूस द वेट। वेट को भी रिड्यूस करता है। वेट को रिड्यूस कैसे करेगा, क्योंकि फाइबर्स क्या करेगा, सेटाइटी वैल्यू को बढ़ाएगा, संतृप्त अवस्था को बढ़ाएगा। मतलब हमारी भूख तो शांत हो जाएगी बट प्रॉपर अमाउंट में कैलोरी नहीं मिलेगी। कैलोरी नहीं मिलेगी तो वेट गेन की कंडीशन अराइज नहीं होगी। रेगुलर इंटेक ऑफ फाइबर में प्रिवेंट कैंसर्स ऑफ द कोलोन एंड रेक्टम। जो कोलोन एंड रेक्टम का कैंसर्स होता है उससे भी क्या करेगा, ये प्रिवेंट करने का काम करता है, क्योंकि फाइबर से कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन अराइज नहीं होती है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस इन लोअरिंग ब्लड शुगर लेवल इन डायबिटिक इंडिविजुअल बाई स्लोइंग डाउन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लोअर द इंसुलिन रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं डेली रिक्वायरमेंट की। द फाइबर कंटेंट ऑफ द डेली डाइट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 ग्राम पर डे। तो डेली रिक्वायरमेंट कितनी रहनी चाहिए हमारी डाइट में, 30 से 40 ग्राम पर डे। सोर्सेज ऑफ फाइबर्स की बात करें तो फर्स्ट इज ब्रेन, सेकंड इज वोल ग्रेन सीरियल्स, थर्ड इज ओटमील, फोर्थ इज पल्सेज, फिफ्थ इज फ्रूट्स, सिक्स्थ इज वेजिटेबल्स। तो ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं फाइबर्स के। सोल्यूबल फाइबर्स आर फाउंड इन लेग्यूम्स, कैरेट, पोटैटो एंड फ्रूट्स। तो सोल्यूबल फाइबर्स होते हैं वो लेग्यूम्स में मिलते हैं, कैरेट में मिलते हैं, पोटैटो मीन्स और फ्रूट के अंदर। इनसोल्यूबल फाइबर्स किस में मिलेंगे, वोल व्हीट मतलब सभी गेहूं के अंदर, ब्रेन के अंदर और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर। तो ये था डाइटरी फाइबर्स के बारे में। थैंक यू।